हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 8th क्लास का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 का पार्ट नंबर 1 भारतीय संविधान के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, और व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आप एक इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे समझेंगे तो आपको पूरा चैप्टर की व्याख्या भी अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और ये क्वेश्चन आपका जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? आंसर है, एक लोकतांत्रिक देश में हर समाज के लोगों की, चाहे उनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सरकार बनाने वाले अपने प्रतिनिधियों को चुनने में सीधी भूमिका होती है। एक लोकतांत्रिक देश को एक संविधान की आवश्यकता होती है क्योंकि यह कई पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे यह नियमों और सिद्धांतों की संपत्ति के रूप में कार्य करता है जिसके आधार पर देश को शासित किया जाता है। सेकंड पॉइंट, यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने और अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों द्वारा किसी भी प्रकार के वर्चस्व को रोकने के नियम प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट, यह ऐसे नियम बनाता है जो किसी भी राजनेता द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से बचाते हैं। फोर्थ पॉइंट, यह अपने नागरिकों को अधिकार भी प्रदान करता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है। फिफ्थ पॉइंट, यह उन आदर्शों को प्रस्तुत करता है जो उस देश का आधार बनते हैं जिसमें उसके नागरिक रहना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता? तो आंसर है कि लोकतंत्र में लोग अपने नेताओं को चुनते हैं ताकि वे अपनी ओर से जिम्मेदारी से सत्ता का प्रयोग कर सकें। लेकिन इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि नेता अपने अधिकार का अपनी इच्छा अनुसार दुरुपयोग कर सकते हैं जिसकी लोकतंत्र में अनुमति नहीं दी जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सत्ता के इस दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप घोर अन्याय हो सकता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा के रूप में उनकी शक्ति पर प्रतिबंध आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक एक कारण बताइए। पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं। तो आंसर है इसका कि जो महिला शिक्षक हैं वो उनकी संख्या क्या है? वो अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कम, ठीक है। और इसकी व्याख्या है कि महिला शिक्षकों को अपनी आवाज़ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उनके शिक्षण प्रयासों में बाधा न आए। अगला क्वेश्चन है कि एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो इसमें जो बौद्ध लोग हैं वो क्या है? वो अल्पसंख्यक है, ठीक है। व्याख्या है कि सभी व्यक्तियों को धर्म चुनने का अधिकार है और दूसरों को उसका सम्मान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं, ठीक है। तो इसमें अल्पसंख्यक कौन है? जो मांसाहारी हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का भोजन चुनने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। तो आंसर है 10 विद्यार्थी गरीब परिवारों से हैं तथा अल्पसंख्यक हैं। और व्याख्या इसकी कि उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति, विशेष कक्षा तथा पुस्तक बैंक, पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति, स्टेशनरी तथा निःशुल्क वर्दी जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाएं बनाई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि नीचे भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। प्रत्येक आयाम के सामने लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। पहला इसमें संघवाद। संघवाद क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह एक राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करता है। दूसरा, यह व्यक्तिगत प्रगति की अनुमति देता है। फिर है शक्तियों का बंटवारा। तो इसमें है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या निकाय के हाथ में नहीं है। दूसरा, सत्ता के 3 अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं जिससे इच्छा संतुलन बना रहता है। फिर आपका मौलिक अधिकार। तो इसमें कि वे राज्य द्वारा सत्ता के पूर्ण और मनमाने उपयोग से नागरिकों की रक्षा करते हैं। दूसरा, वे एक मानवीय समाज के अनुरूप हैं। फिर हमारी संसदीय शासन पद्धति। पहला है कि राज्य चलाने के लिए प्रतिनिधियों को चुनने में जनता प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। सेकंड, लोग राष्ट्र के लिए प्रतिनिधियों को चुनने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देशों से मिलती हैं। तो बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य की सीमाएं मिलती हैं? तो वो हमारा असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ठीक है। इन राज्यों की सीमाएं वो बांग्लादेश से मिलती है। और भूटान से पश्चिम बंगाल,
सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। और नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान में हमारे अभी 6 मौलिक अधिकार मेन है। ठीक है। तो भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार निम्न है। पहला है हमारा समानता का अधिकार। ठीक। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सेकेंड है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। थर्ड पॉइंट, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। फोर्थ पॉइंट है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। फिफ्थ है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण या विशेषताएं क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपका पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ठीक है। या आपसे विशेषताएं पूछे या लक्षण पूछे, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। आंसर है कि भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण निम्नलिखित है। पहला है संघवाद। इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। सेकंड है हमारा संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। थर्ड है हमारा शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। और न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। फोर्थ है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। पांचवा है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। ठीक है। तो ये हमारे देखिए इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको ज़्यादातर एग्जाम में आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।